नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। तालीम, एजुकेशन, इसके बहुत बुलंद मक़ासिद हैं। इंसानियत की तामीर इसी तालीम से होती है। तालीम हमें सिखाती है कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारना है। एक इंसान बनता ही है तालीम के ज़रिए से। लेकिन आज इस मादी दौर में तालीम का एक बड़ा छोटा सा मकसद आम लोगों के जहनों में आ गया है, वो है तालीम बराए मुलाजमत। तालीम हासिल इसलिए करते हैं कि नौकरी मिलेगी। हालांकि हम सब देखते हैं कि आज के दौर में तालीम के ज़रिए से हम क्या कुछ कर सकते हैं। सितारों तक लोग पहुंच रहे हैं, चांद पर पहुंच चुके हैं। ये सारा कुछ तालीम के ज़रिए से हो रहा है। लेकिन जब मकसद छोटा हो जाए, जहन छोटा हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि उसका रिज़ल्ट भी छोटा होगा। आज हम बात करेंगे अपने उन तलबा के बारे में जो स्कूल बैकग्राउंड से आते हैं, मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके अंदर अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत दी है, जिनके अंदर बहुत कुछ करने का जज्बा होता है और उन्हें बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन वो बुलंद मकासद के लिए नहीं सोचते या बहुत कम सोचते। ख़ास तौर पे आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज के बारे में। आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, मेडिकल या वकालत से मुताल्लिक़ और चीज़ें, मीडिया, इस तरह की बहुत सी फील्ड हैं जिसमें हमारी बड़ी ज़रूरत है। मुस्लिम स्टूडेंट को आना चाहिए, इस तरह के प्रोफेशन को इख्तियार करना चाहिए और इसके ज़रिए से वो मुल्क की भी खिदमत कर सकते हैं और मिल्लत की भी खिदमत कर सकते हैं। अपनी तरक्की तो होगी ही, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में इस तरह का ज़ौक़, शौक़ बहुत कम पाया जाता है। आज हम इसी मौजू पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, उनके अंदर वो हौसला क्यों नहीं है, आगे बढ़ने का जज्बा क्यों नहीं है और ये जज्बा कैसे पैदा हो सकता है। आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं इंतहाई अहम मेहमान जो इस मरहले से न सिर्फ गुजरे हुए हैं बल्कि बड़े तजर्बात रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आलमीन अली साहब, रिटायर्ड पीसीएस अफसर। बहुत से सरकारी महकमों में, डिपार्टमेंट्स में आपने काम किया है, बड़े तजर्बात हैं और मिल्लत के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि ये जो मसला है इसका सही सॉल्यूशन क्या है। सर, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले सर हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो तलबा हैं, स्टूडेंट हैं, स्कूल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत से मदरसा बैकग्राउंड से आते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं, उनके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो कोई बुलंद मकसद अपने सामने रखते हैं, कोई बड़ा गोल अपने सामने रखते हैं। छोटी नौकरी मिल जाए, कुछ कर लेंगे, ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं। ख़ास तौर पे अगर सिविल सर्विस की बात करें तो जो तादाद आ रही है वो हम देखते हैं कि कितनी कम तादाद है और उसकी वजह जाहिर है कि जब कम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो रिज़ल्ट तो कम ही होगा। तो ये जो हौसला नहीं मिल पा रहा है उनको, उसकी वजह आप क्या महसूस करते हैं? हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सफ़ा चैनल को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो इस ऐसे सब्जेक्ट्स पर उन्होंने आज का प्रोग्राम रखा जिसकी आज सख्त ज़रूरत है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। देखिए, मुस्लिम समाज में आप सब जानते हैं कि एजुकेशन की थोड़ी कमी है। दो चीज़ें हैं एजुकेशन में, एक लिटरेट और दूसरा एजुकेटेड। लिटरेट तो हम हैं, बहुत हैं, लेकिन एजुकेटेड नहीं हैं। जहाँ तक सवाल आपने किया कि सिविल सर्विसेज की, आज मैं इसी सब्जेक्ट्स पर मैं बताऊंगा कि मुस्लिम बच्चे सिविल सर्विसेज में क्यों नहीं उनकी तादाद बढ़ पा रही है, क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उसके पीछे कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं या और कौन से ऐसे कारण हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मुस्लिम बच्चों में वह उस तरह का हम माहौल नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह की, क्योंकि देखिए सिविल सर्विसेज जो है वह भारत की, इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन, सबसे टफेस्ट शासकीय सेवा है। इस सेवा में आने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करती है और वो 3 चरणों में होती है, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। तो ये इंडिया का सबसे टॉपेस्ट सर्विस है और इसके अंतर्गत आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और के साथ साथ अन्य सेंट्रल सर्विसेज के जो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की सेवाएं हैं, उसके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रति वर्ष पूरे भारतवर्ष में एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन करता है। जहां तक रह गई सवाल मुस्लिम बच्चों की सिविल सर्विसेज में आने का, देखिए मुस्लिम बच्चे का सबसे बड़ा, पहले मैंने बताया कि उस तरह की माहौल नहीं है, क्योंकि सिविल सर्विसेज कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि मैं एक रात में जाके पढ़ लिया, 2-4 किताबें पढ़ लिया, मैं सिविल सर्विसेज बन जाऊंगा। यह किसी 1-2 किताब से ही नहीं होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुस्लिम बच्चों के बीच उन्हें ये बताना होगा कि सिविल सर्विसेज है क्या चीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये मालूम ही नहीं है कि सिविल सर्विसेज क्या चीज़ है, आईएएस क्या है, आईपीएस क्या है, आईएफएस क्या है या अन्य सेंट्रल सर्विसेज क्या हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें ये हर स्कूल में, कॉलेज में इस तरह की चीज़ों को उनको एक जागरूक करने की ज़रूरत है, फिर उस तरह की उनकी तालीम देने की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे किसी मामले में कमज़ोर हैं, चाहे वो मदरसे के बच्चे हों या स्कूल के या किसी कॉलेज के, उनमें काफ़ी काबिलियत है और वो इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ज़रूरत है उनको उस तरह की माहौल देने की। इसके लिए मैं समझता हूँ कि आप जानते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए इम्तहान में अपीयर होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होती है। वो ग्रेजुएट होना इसके लिए ज़रूरी है। ग्रेजुएट होने के बाद आपको सबसे पहले ये रखना होगा कि क्या मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। उसके लिए आपको फर्म डिटर्मिनेशन बनना पड़ेगा। उसके लिए कम से कम आपको 1 साल उस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। ये सिर्फ 1-2 किताब पढ़ने से ही नहीं होगा। ये तैयारी किस तरह हो सकती है? ये तैयारी दो चीज़ें। एक तो देखिए जो किस आप बैकग्राउंड के हैं। नंबर 1, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, सोशल साइंस आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट, किस बैकग्राउंड के आप हैं ये देखना होगा। क्योंकि सिविल सर्विसेज के जो इम्तहान होती है वो अन्य जो होम एग्जामिनेशन होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट उनका पैटर्न होता है। तो सबसे पहले तो लड़के को ये देखना होगा, बच्चों को ये देखना होगा कि वो किस बैकग्राउंड का है, और वो जिस बैकग्राउंड का है वो इसको जो यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के लिए जो उन्होंने सिलेबस निर्धारित किया है उनको ये देखना होगा कि क्या इस सिलेबस में मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि आप देखें बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आर्ट्स के सब्जेक्ट रखते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स आर्ट्स के सब्जेक्ट रखते हैं, जबकि मेडिकल के भी सब्जेक्ट और इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग नहीं रखते हैं क्योंकि वो इतना आसान नहीं है जो एग्ज़ाम होम एग्जामिनेशन में वो करके आए। तो सबसे पहले तो उनको ये डिटरमिन करना पड़ेगा, उनको ये तय करना पड़ेगा कि वो अपने सिलेबस से कौन सा सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो सिलेबस को देख करके सब्जेक्ट का चूज करना उनके लिए पहली प्राथमिकता होगी। फिर उसके बाद वो उनकी अपनी सेल्फ स्टडी, ये कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा उनको कि हमें फर्म डिटर्मिनेशन बनाना पड़ेगा कि इसके अलावा मुझे कुछ भी सोचना नहीं है। उसके आप जानते हैं सिविल सर्विसेज के लिए कुछ बुक्स हैं। बहुत पहली चीज़ 2 चीज़ें हैं इसमें, एक टेम्परेरी बुक्स और दूसरी कंपलसरी। टेम्परेरी में आपकी बहुत चीज़ें जैसे न्यूज़पेपर्स है, आपका मैगजीन्स है, आपकी मीडिया है, टीवी है, रेडियो है। ये उस स्टूडेंट्स जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है उसको प्रतिदिन एक न्यूज़पेपर, अच्छा न्यूज़पेपर जो नेशनल न्यूज़पेपर हो, उसमें खास करके उसको इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स को देखना होगा। हिंदी भी कर सकता है वो, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर को देखना। दूसरी चीज़ जो कंपलसरी मटेरियल्स है जिसको बोलते हैं वो है बुक्स।
बुक्स में आपको सेलेक्टिव, आपको से बहुत सारी उसमें डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बुक्स देखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस का अगर कोई स्टूडेंट रखता है तो उसे ये देखना होगा कि पॉलिटिकल सिलेबस के हिसाब से कौन सी ऐसी बुक्स है जो इसमें फिट बैठती है। नंबर 3, कोचिंग। कुछ आप देखें, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी आपको इसमें मददगार साबित हो सकती हैं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऐसी चीज़ है जो इंसान को, जो बच्चों को जो चीज़ों की जानकारी नहीं है वो बेसिक जानकारी उनको देती हैं। वो बेसिक जानकारी उनको बताती हैं कि वो कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे करें। इसलिए कोचिंग मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो वो सिलेबस के देख करके अपना सब्जेक्ट वो चूज़ करें और सेल्फ स्टडी करें। दूसरी, फिर वो कोचिंग का भी सहारा लें। सर, एक बात आमतौर पे कही जाती है, जो मुस्लिम बच्चे होते हैं या आम बच्चे भी कहते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी के लिए बड़ा लंबा टाइम चाहिए और इतना इंतज़ार करना, सब्र करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। आप क्या कहेंगे साहब? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि सिविल मैंने पहले ही कहा कि सिविल सर्विसेज जो है इंडिया की सबसे टफेस्ट सर्विसेज है। इसमें सेलेक्ट होना, क्योंकि आप देखें हर साल प्रति वर्ष ये इसमें अमूमन तकरीबन 700 से 1000 के बीच में वैकेंसीज आती है और इसके लिए करीब प्रीलिम का जो एग्ज़ाम होता है वो 10 लाख से 11 लाख बच्चे अपीयर होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 700 पोस्ट के लिए 11 लाख के बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये इतना आसान नहीं है जितना। ये सबसे बड़ी चीज़ है उस बच्चे को एक पेशेंस, उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसको, जिसको धैर्य बोलते हैं, उसको ये सोचना होगा कि मुझे 2 साल 3 साल कुछ भी नहीं सोचना है सिवाय इसके एग्ज़ाम के अलावा। तो उसको पेशेंस रखना पड़ेगा, बगैर पेशेंस के नहीं हो पाएगा ये एग्ज़ाम। सर, बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं, खासतौर पे मुस्लिम बच्चे इस तरह की शिकायत करते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा तैयारी कर भी लेते हैं तो क्या होगा, मुसलमान नाम देख के छांट देते हैं। तो आप इस मरहले से गुजर चुके हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँगा आपको, अगर बच्चे में टैलेंट है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि देखिए, कितना हूँ जो सिलेक्शन बोर्ड में लोग होते हैं वो बड़े अपने अपने फील्ड के अनुभवी लोग होते हैं, वो छोटे मोटे लोग नहीं होते हैं। और ये कहना कि पार्शियलिटी होती है, इसको मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, अगर बच्चे में टैलेंट है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो आएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये फैक्टर नहीं है, ये फैक्टर इसको मैं नहीं। बच्चे में वो टैलेंट और वो जज्बा होनी चाहिए, और वो जज्बा और उसमें टैलेंट है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। गार्जियन में भी वो जज्बा होना चाहिए, गार्जियन में भी वो क्योंकि गार्जियन अगर पेरेंट्स नहीं, जब तक वो मोटिवेट करेंगे अपने बच्चे को, तब तक तो वो फिर कुछ कर ही नहीं सकता है। क्योंकि पेरेंट्स का मोटिवेशन मस्ट है। क्योंकि जैसे आज देखें आप, मुस्लिम सोसाइटी में सबसे पहले पेरेंट्स जो है मेडिकल पर अपने बच्चे और बच्चियों को कहते हैं कि भाई मेडिकल में जाओ तुम। वो बहुत कम ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि तुम IAS, IPS, IFS बनो। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाओ, इंडियन पुलिस सर्विस में जाओ, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाओ। ये बहुत कम पेरेंट्स, क्योंकि देखिए ये सही है, आपने बात बिल्कुल सही की, बड़ा लंबा प्रोसेस है ये कहना कि हमारा 1 साल में सिलेक्शन हो जाएगा, ये ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा स्वयं BTech और MTech है और गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी से है वो, और वो 2017 में वो UPSC का इंटरव्यू तक पहुंचा और फिर से मेंस एग्जामिनेशन दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो। लेकिन वो अपने लगा, पिछले 3 साल से वो सिविल सर्विसेज की तैयारी में दिल्ली में लगा हुआ है। मैं उसको मैं पूरा मोटिवेट करता हूँ कि हिम्मत आप मत हारो। अगर आप में जज्बा है, हिम्मत है, तो आप मंजिल आप एक रोज ज़रूर आप पाओगे। क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ पाने के लिए आपको बहुत बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। अगला सवाल हमारा ये है कि कई इदारे मुसलमानों की तरफ से कायम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो इस तरह की कोचिंग देते हैं, चाहे ज़कात फाउंडेशन हो या हामिद साहब थे उन्होंने शुरू किया, शाहीन ग्रुप का बीदर में है, या और भी इस तरह के इदारे हैं। ख़ुद गवर्नमेंट की तरफ से भी शायद स्कॉलरशिप वगैरह है। तो इन इदारों के ज़रिए से
अब ये कितना रुझान बढ़ा है, इस बारे में आप क्या कहें? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने ये भी सवाल किया। देखिए, हिंदुस्तान में विशेष खास करके अल्पसंख्यक बच्चों के लिए कई कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जिसमें आप देखें दिल्ली में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी बहुत बेहतरीन उनका कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, और जहाँ से माशाल्लाह हर साल 30 से 35 बच्चे हर साल आईएएस में सिलेक्ट होते हैं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी फैसिलिटीज़ भी वहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़, मेस फैसिलिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा जामिया हमदर्द भी इसमें काम कर रहा है। आप देखें सेंट्रल हज कमेटी बॉम्बे में भी काम हो रहा है। जमायतुल हिंद भी इसमें सिविल सर्विसेज के बच्चों को तैयारी करा रहा है, और भी बहुत सारे पूना में एक माइनॉरिटीज़ के लिए एक इंस्टीट्यूट है, मैं उसका नाम थोड़ा इतना स्लिप कर रहा हूँ, वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन सब की कोशिशें कितनी हैं, आप क्या महसूस करते हैं? लेकिन मेरा ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं ये है, लेकिन फिर भी उतने कामयाबी इसमें नहीं मिल पा रही। उसके दो कारण हैं। एक तो ये है कि प्रॉपर, मैं खुद मानता हूँ कि प्रॉपर गाइडेंस उनको नहीं मिल रही है। जैसे मैं खुद कई इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ देखिए ठीक है, और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है, उनका लाइब्रेरी है, सब कुछ है, लेकिन जो एक प्रॉपर उनको डे बाय डे गाइडेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। उसकी ज़रूरत है। जैसे क्लासेस वहाँ हो रेगुलर, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो वहाँ उसकी टेस्ट हो, बताया जाए कि ये इस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, ये इसको और ज़रूरत है। ये वहाँ पर थोड़ी सी ये कमियाँ हैं जिसको कि पूरी की जाए। और मैं इस फील्ड में मैं रिटायरमेंट के बाद मैं लखनऊ, क्योंकि आप देखें लखनऊ में स्पेशली सवाल पे आना चाह रहे हैं जी कि आप ने एक बड़ा अरसा गुजारा इस फील्ड में। जी वो तो एक जॉब थी। जी बहुत अच्छा पोस्ट था, खिदमत का बड़ा मौका था। आपने क्या होगा वो आपको मिलेगा। अब जब आप रिटायर हो चुके हैं तो आप खास तौर पे मुस्लिम बच्चों के लिए क्या आप कुछ इसमें हिस्सा लेंगे और कुछ उनको प्रमोट करने की कोशिश करेंगे? इस सिलसिले में आपका इरादा क्या है? हाँ जी, बहुत अच्छा आपने ये किया। देखिए, मैं दिसंबर 2018 में मैं गवर्नमेंट सर्विस से मैं रिटायर हुआ। उसके बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज़ था कि मैं मुस्लिम बच्चों को सिविल सर्विसेज में मैं जाना देखना, मैं उनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना देना चाहता, क्योंकि मैं लंबा मेरा अनुभव रहा, मैंने देखा कि सिविल सर्विसेज में मुस्लिम बच्चों का भागीदारी बहुत कम है। और वो ये है कि मेरा अपना मानना है ये है कि प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। तो मैंने अपने पर्सनल लेवल पर मैंने एक कोचिंग, मैं आपको जिक्र करूं, मैंने एक बनाया भी था कि सिविल सर्विसेज गाइडेंस सेंटर, ये मैं एक लखनऊ में इस्टेब्लिश कर रहा था, और बिल्कुल फ्री था। ये माइनॉरिटीज़ बच्चों के लिए मैं इस इंस्टीट्यूट को शुरू में किया था। किस पोजीशन में? लेकिन ये अभी उस तरह उतना इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। उसके कई पर्सनल भी रीजंस हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल भी रीजंस हैं, तो उतनी कामयाबी इसमें नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे फ़ोन करते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे बहुत सारे सवाल करते रहते हैं, और मैं उनके सवाल का जवाब देता हूं, और ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको पूरा सिविल सर्विसेज के बारे में मैं उनको व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर लिख करके मैं उनको बताता हूं। तो मैं ये करा, और क्योंकि मेरा मेन टारगेट जो है, मैं ये चाह रहा हूं कि सिविल सर्विसेज में मुस्लिम बच्चे, खास करके मैं बच्चियों को, जो लड़कियां मुस्लिम लड़कियां हैं, माशाल्लाह अब तो यह है कि मुस्लिम लड़कियां भी काफ़ी, आप देखें अभी यूपी पीसीएस जे का रिज़ल्ट आया था, उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छा मुस्लिम लड़कियों ने बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की है, और मैं देखा रिज़ल्ट तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन फिर भी वो अभी उतनी वो कामयाबी नहीं अच्छी मानी जाएगी जब तक उनका हाँ जी। तो मेरा मानना है कि, और मैं कोशिश में हूँ कि स्पेशली मैं सिविल सर्विसेज, बाकी एग्ज़ाम तो जो भी सेवाएं हैं वो अपना करें, जो भी जिसकी फील्ड है, लेकिन मैं
सिविल सर्विसेज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक देखिए प्रशासनिक जो उच्च पदों पर जब तक मुस्लिम के बच्चे बच्चियां जब तक नहीं आएंगे उनके मसाइल मतलब हल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि देखिए एक बच्ची या बच्चा अगर सिविल सर्विसेज में आ गया तो उसकी कई खानदान की कई पुश्तों की चीज़ें बदल जाती हैं, नज़रिया बदल जाती है, समाज में उसकी चीज़ें बदल जाती हैं। तो वो मेरा एक ख्वाब है, उस ख्वाब को अल्लाह ताला आपके ख्वाब को पूरा करे और आपके अंदर जो उमंग है, जो हौसला है, वो लोगों के सामने आए और लोग उसकी कदर करें। आखिरी सवाल जो इस हवाले से हम करेंगे सर, वो ये कि आज के दौर में, आज के हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कितना ज़रूरी है इन पोस्टों पे आना? देखिए, मैं पहले ही बताया आपको कि आपको जब तक आप प्रशासनिक क्षेत्र में, प्रशासनिक में आपकी भागीदारी नहीं होगी तब तक आप अपने मसाइल नहीं हल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रशासन में आईएएस अगर कोई बच्चा है, क्योंकि जो सत्ता का वो मेन चीज़ है, क्योंकि एक आईएएस अधिकारी ही वो डिसीजन मेकिंग होता है, वो प्रशासन में रह करके वो सारी चीज़ों को वो देखता है, वो ठीक है। तो जब तक उनकी प्रशासन में भागीदारी नहीं होगी तब तक वो समाज या अपने परिवार या उस चीज़ों को बदलाव उसमें नहीं हो सकता है। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, ये ज़रूर है कि ये बहुत टफ है, इसमें आपको पैसेंस रखने जो इसमें 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक। आपको मैं बताऊं जो लास्ट ईयर जो सेकंड पोजिशनर आईएएस में जो लड़का था वो 5वें साल के बाद आया, 5 अटेम्प्ट में वो उसको सफलता असफलता दोनों चीज़ें मिली, लेकिन 5वें साल में जाकर के वो हिंदुस्तान में दूसरी पोजीशन पर आया वो, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा। तो आपको हिम्मत और जज्बा और एक पैसेंस रखनी पड़ेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा ख़ास प्रोग्राम कैरियर गाइडेंस, और आज हमने बात की कि मुस्लिम स्टूडेंट सिविल सर्विस के लिए क्यों आगे नहीं आते हैं, और वो अगर आगे आते हैं तो वो किस तरह मंजिल तक और गोल तक पहुंच सकते हैं। हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान थे जनाब आलमीन साहब, जिनका बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, और माशाल्लाह जो अच्छी चीज़ देखने को हमें मिल रही है कि इस तरह के लोग मिल्लत के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के लोगों से फ़ायदा उठाएं और फिर फ़ायदा उठा के हम वहाँ तक पहुँच सकें जहाँ हमारा इंतज़ार हो रहा है, जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।